यस मैम। वो मैंने पूरा भेज भी दिया था, हाँ पोस्ट कर दिया था, सबको समझ में आ गया था जो मैंने लास्ट पेज में किया था। जो जैसे मैंने ये बताया था कि यहाँ पे sin 3x का फॉर्मूला लगेगा, जो मैंने यहाँ देखिए आपको रख के बताया भी था इस तरीके से। सिर्फ x की जगह क्या हो गया था, पाई x अपॉन l। तो देखिए हमने 3/4 sin पाई x अपॉन l लिखा है। यहाँ देखिए 3/4 sin पाई x अपॉन l, और उसके बाद क्या था -1/4 sin 3x अपॉन l। तो सिर्फ x की जगह पाई x अपॉन l हो गया है। दोनों को फिर कंपेयर किया जाएगा, जहां पाई x अपॉन l होगा वो पाई x अपॉन l से, तो a1 की वैल्यू क्या मिलेगी 3/4 y0। देखिए मैंने यहाँ लिखा है 3/4 y0 आई थी a1 की वैल्यू। अगले पर आइए, इधर sin 3x है, इधर भाई sin 2x था, तो अगर sin 2x आपको दाहिनी तरफ दिख रहा है लेकिन वो लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, इसका मतलब a2 की वैल्यू 0 रही होगी, तभी ये वाला टर्म इधर से खत्म हो गया है, तो a2 की वैल्यू हमने 0 ले ली। फिर देखिए x अपॉन l था यहाँ पर, तो इधर देखिए sin 3 पाई x अपॉन l है, इसके आगे ये वैल्यू माइनस में है और इसके आगे a3 की वैल्यू प्लस में है, इसलिए a3 को माइनस में लिया जाएगा। उसके आगे राइट हैंड साइड में तो एंड सो ऑन लिखा है, लेकिन यहाँ पर सो ऑन नहीं लगा, इसका मतलब आगे जो भी कांस्टेंट आएंगे a3 के बाद क्या आता है a4 a5 a6 वो सब के सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। कुल मिलाकर आपको सिर्फ इन तीन कांस्टेंट की, एक्चुअली दो कांस्टेंट्स की वैल्यू मिली। हमने हमेशा बताया है जहां से बाउंड्री कंडीशन की शुरुआत की जाती है हमेशा कांस्टेंट निकालकर वहीं रखा जाता है, तो आप कहाँ रखोगे इक्वेशन 5 में a1 और a3 की वैल्यू रखोगे। जब a1 निकालोगे तो यहाँ पर और यहाँ पर, और जब a3 निकालोगे तो यहाँ पर n की जगह 3, यहाँ पर n की जगह 3 और यहाँ पे n की जगह 3 रखा जाएगा। देखिए a1 रखा तो यहाँ n की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो गई। जब a2 रखा तो a2 तो 0 है, आपके पास सिर्फ क्या मिलेगा a3 मिलेगा। a3 के लिए देखिए यहाँ भी n की जगह 3 रखा, यहाँ भी n की जगह 3 और यहाँ भी n की जगह 3, यहाँ पर हमने तीनों कांस्टेंट की वैल्यूज पुट कर दी। आप समझे? अभी ऐसे मैं ढेर सारे क्वेश्चन लगवाऊंगी ताकि आपको बिल्कुल रट जाएगा। लिखिए तो थर्ड एग्जांपल लिखिए, थर्ड एग्जांपल लिखो, मैं बोल रही हूँ। लिखिए इफ ए स्ट्रिंग of length L, if a string of length small l is initially at rest, is initially at rest, क्वामा करके इन इक्विलिब्रियम, EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम। पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। And each of its point is given by the velocity, वेलोसिटी को किससे दिखाया जाता है जरा बताइए तो, किस चीज की वैल्यू दी होगी? बोलो, तो किससे देंगे?
मैम डेल वाई अपॉन डेल टी। ठीक, डेल वाई अपॉन डेल टी, वाई हमारा डिस्टेंस होता था, तो डेल वाई क्या, विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी बोलते हैं, यानी जो वैल्यू दी रहेगी वो वेलोसिटी ही है, इज गिवन बाय द वेलोसिटी डेल वाई अपॉन डेल टी, ब्रैकेट बना करके नीचे छोटा सा सफिक्स में लिखो t इक्वल टू 0 इक्वल टू b, स्मॉल b है, साइन क्यूब पाई x अपॉन b साइन पाई क्यूब x अपॉन l, फुल स्टॉप। Find the displacement. Find the displacement y ब्रैकेट में x, t. Find the displacement y, यानी y डिस्प्लेसमेंट होता है, उसकी वैल्यू x, t का निकालनी है। हाँ बेटा, किसी को आवाज नहीं आ रही है? आ रही है मैम। यस मैम। अच्छा, आप देखो क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है। लिखा है एक कोई भी आवाज नहीं आ रहा मैम जिसकी, हाँ बेटा तुम फिर से वो कर जाओ, लीव कर जाओ और फिर हम ऐड करते हैं, हो सकता है आवाज आए, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी बच्चा। क्या लिखा हुआ है, एक स्ट्रिंग है लेंथ L का, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है बेटा, कौन बताएगा? बोलो, इक्विलिब्रियम पोजीशन किसे बोलते हैं? अरे कुछ तो गलत सही बताओ। कांस्टेंट पोजीशन। हाँ बेटा, अच्छा चलो कांस्टेंट पोजीशन को समझा दो मुझे, अगर तुम कांस्टेंट पोजीशन बोल रहे हो तो। बोलो जैन, क्या बोल रहे हो? बता रहा हूँ, एक्सटेंड करने की सोच रहा हूँ। और कोई नहीं बताएगा? चलो अब यही बता दो, यहाँ वेलोसिटी दी हुई है, इसका मतलब, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? बोलो चंदन। मैम ये दो मतलब किसी मैटर के दो स्टेज के बीच का स्टेज होता है ना। हेलो हेलो नहीं बेटा, आपने याद लिया कि जड़ तो आघूर्ण को फिजिक्स में है मैम कि अगर किसी सब्सटेंस पर आप फोर्स लगाते हो या वो इनिशियल जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहे जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हमने तार को अगर या स्ट्रिंग को किसी एक्सिस से बांध दिया, ठीक है, और कहा गया कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए, तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपने रस्सी को स्ट्रेच कर दिया तब तो उसे फोर्स अप्लाई हो गया, एंड दैट इज नॉट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी जो रस्सी है वो ऐसे ही है, इनिशियल स्टेज इसकी यही है, इस बार इसको खींचा नहीं गया है, ठीक है। अब बोला गया है कि शुरुआत में आपको दो कंडीशन मिला है कि एक स्ट्रिंग है एल लेंथ की जो कि शुरुआत में रेस्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो शुरू में ही इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, यानी इस पॉइंट पर 0, t पर भी 0 है और उसकी लेंथ l थी, l, t भी वो 0 है। ये तो पहली और दूसरी बाउंड्री कंडीशन। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। अब लिखा है इसकी पोजीशन, हाँ बेटा अब देखो लिखा हुआ है कि इसकी वेलोसिटी दी हुई है, यानी उस स्ट्रिंग को आप
इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से ही धक्का दे रहे हो शुरुआत में ही। ऐसे याद करो, अगर वेलोसिटी 0 हो तो हमेशा कोई कर्व दिया रहेगा, और अगर वेलोसिटी का मान दिया हो तो कर्व की वैल्यू हमेशा 0 होती है। यहाँ पे कौन सी वैल्यू दी हुई है? डेल वाई अपॉन डेल टी की वैल्यू दी हुई है। कब? t इक्वल टू 0 पर, यानी इस स्ट्रिंग को धक्का देके, यानी ये इस वेलोसिटी, जो वेलोसिटी का मान दिया है उस फोर्स को अप्लाई करके तब ये ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है। नॉर्मली हमने बताया है कि स्ट्रिंग हमेशा ऐसे होती है, आप यहाँ से छोड़ते हो तब ये वाइब्रेट करता है। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया है कि स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, शुरुआत में इसको एक वेलोसिटी दी गई, वो वेलोसिटी कितनी दी गई है? b sin क्यूब आई एक्स अपॉन एल। शुरुआत में उसको ये वेलोसिटी दी गई, तब जाके इसमें वाइब्रेशन शुरू होगा। उस केस में जरा बताओ y x कॉमा t कितना होना चाहिए? 3 कंडीशन तो मिल गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्या होगी? बोलो। सब बिल्कुल साधु की अवस्था में बस सुनते रहते हो, हमको ऐसे समझ में नहीं आता है। 2 ही क्वेश्चन लगाओ, लेकिन आप लोग रिवर्ट करो वहां से। पहली 2 कंडीशन तो फिक्स होती है, जो है कंडीशन हमेशा चेंज इन दोनों की होती है। यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू दी है, तो जो कर्व है वो क्या है? जब हम इसको खींचे ही नहीं है तो क्या कोई कर्व बनेगा? बताइए तो फिर अगर कर्व नहीं बनेगा तो इसकी वैल्यू क्या? हाँ बेटा, वही चीज समझो। 2 ही सिचुएशन होगी, मैं रफ पे एक बार फिर समझा दूं, जान लो। अगर बाउंड्री कंडीशन आपको नहीं आती तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। 2 पॉसिबिलिटी होती है, एक सिचुएशन यहां से शुरू होती है छोड़कर, एक सिचुएशन यहां से शुरू होती है। अगर यहां से छोड़ा जाएगा ऊपर खींच करके तो वेलोसिटी विल बी 0 एज ऑलवेज, हमेशा 0 होगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर खींचा गया है तो ये कोई कर्व बना रहा है, उस कर्व की वैल्यू दी रहेगी। इसका ऑपोजिट, अगर स्ट्रिंग यहाँ पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे है तो डेफिनेटली उसको वाइब्रेशन कराने के लिए कोई वेग से छोड़ोगे तभी तो जरा। इस सिचुएशन में, यानी इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन, द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल ऑलवेज बी गिवन, ये चीज हमेशा दी होगी। तो जब यहाँ कोई आर्क ही नहीं बन रहा है तो उसका इक्वेशन कैसे मिलेगा? उस केस में y की वैल्यू क्या होगी? 0। समझे? इक्विलिब्रियम में वेलोसिटी होती है, कर्व 0 होता है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, अगर स्ट्रेच्ड की पोजीशन में है तो ऑलवेज वेलोसिटी 0 होगी और कर्व का मान गिवन होगा। अब कोई भूलेगा? सबको समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? यस मैम, आ गया। समझ गए? स्ट्रेच्ड में वेलोसिटी 0 होगी, इक्विलिब्रियम में कर्व 0 होगा। कहीं रिमार्क करके लिख लो इस चीज को, स्ट्रेच्ड की केस में वेलोसिटी 0 होती है, इक्विलिब्रियम की केस में क्या 0 होता है? आर्क, आर्क यानी कर्व, कर्व 0 होगा और यहाँ वेलोसिटी 0 होगी। अब नहीं ये गलती होनी चाहिए। अभी भी जिसको ये ना समझ में आया हो मुझे बता दो। सब समझ गए? जरा बताओ तो, स्ट्रेच्ड की कंडीशन में क्या 0 होता है? वेलोसिटी मैम, वेलोसिटी। और इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कर्व, क्योंकि आर्क बनेगा ही नहीं वहां पर, यहाँ से शुरू किया जाए तो हमें कर्व नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया सबको? अब आओ यहाँ पर, तो ये इक्विलिब्रियम की स्टेज थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी की वैल्यू दी होगी और कर्व विल बी 0। अब समझ गए सारे? यहाँ पर वेलोसिटी दे करके, यानी डेल वाई बाई डेल टी की वैल्यू शुरुआत में ही आपको गिवन कर दी गई है, t इक्वल टू 0 पर। इस वेग से इक्विलिब्रियम से छोड़ेंगे आप तब वो ऐसे ऐसे, यानी ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। अब यहाँ पर सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन था, हम डायरेक्ट करें, आप लोग कर लोगे? कौन मुझे बताएगा कि वेव इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट बताओ, जिसको आता है बोलते जाओ। वेव इक्वेशन क्या होता है?
वाई टी टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर वाई एक्स एक्स। ठीक है, वाई टी टी सी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एक्स एक्स। और एक चीज मैंने जैन लिखा भी है, ध्यान देना एग्जाम में, वाई भी दे सकता है, यू भी दे सकता है, जेड भी दे सकता है। तो क्वेश्चन में जैसा भी दिया हो, आपने वाई से पढ़ा है तो तुरंत पहला लाइन मान लो u इज इक्वल टू वाई। अगर क्वेश्चन z में दिया है तो आप मान लो z इक्वल टू वाई और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो। आखिरी में y की जगह पर जो आपने अल्फाबेट माना है उसको पुट कर देना, गलत नहीं होगा। इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। लेट y एक्स टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टी। अब बाय सॉल्विंग हम डायरेक्ट लिखेंगे, आप लोगों को 4-5 बार बता चुके हैं। बाय सॉल्विंग जल्दी से बताइए, याद होना चाहिए, 4 क्वेश्चन लगा चुके हैं इसमें के। आंसर क्या आता है लास्ट में, C1 cos PT प्लस C2 sin CP। सीपीटी पहले टी बताएं कि पहले एक्स बताएं, इसकी गलती नहीं होगी, लेकिन पहले एक्स बताएं क्योंकि एक्स है ना पहले। यस मैम, PX P1 प्लस cos px प्लस C2 sin PX प्लस C2 sin PX फिर इंटू मैम C1 3 CPT आगे cos CPT1 और प्लस C4 sin CPT। C3 cos C प्लस C4 sin CPT, इक्वेशन 3। ये सब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप पूरा करोगे, इसको मानोगे, फिर निकालोगे, फिर माइनस पी स्क्वायर मानोगे, फिर यहां तक पहुंचोगे। इसको लिख लिया सब? पहली और दूसरी बाउंड्री कंडीशन यूज करने के बाद क्या आता है, पहले फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, पहली बाउंड्री कंडीशन क्या थी, y 0, t इज इक्वल टू 0। यहां से क्या 0 मिलता था, जल्दी बताओ, पहली कंडीशन से T1 T1 0 मिलता था। हम डायरेक्ट लिखेंगे तो इक्वेशन 4 मिल जाएगा, y x t इज इक्वल टू C2 sin px एक ब्रैकेट में C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT। मेरे साथ साथ लिखते जाइए सब लोग, क्योंकि ये कोई नया नहीं है तो अभी बताते हैं फिलहाल। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या होती थी, में x की जगह लंबाई लिखो यानी LT 0 मिलता था। इससे क्या मिलता था, जल्दी बताओ, P की वैल्यू कितनी आती थी, n पाई अपॉन L। n पाई अपॉन L, जहां पे आपको n को मेंशन करना पड़ेगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको यहां रख दिया गया तो y x t इज इक्वल टू समेशन ओवर n 1 इनफाइनाइट a n cos cp c by n p अपॉन l प्लस b n sin c n by t अपॉन l, और बाहर होता था sin n पाई x अपॉन l। इक्वेशन ये था 4, ये हो गया 5। अब बताओ कौन सी कंडीशन यूज करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग,
डेल वाई अपॉन डेल टी वाली कि वाई एक्स जीरो वाली? सोच के बताना, कोई गलती नहीं करेगा। मैम वाई वाली मैम, क्यों करेंगे बेटा? क्योंकि मैम वहाँ डेल वाई अपॉन डेल टी की वैल्यू दी हुई ना मैम, इसलिए उसको लास्ट में यूज हाँ, करेंगे। जहाँ पे जीरो होता है उसी को हमेशा तीसरी कंडीशन मानना। यहाँ पे डेल एक्स अपॉन, देखो ये डेल वाई अपॉन डेल टी की वैल्यूज दी हुई है तो इसको हमेशा आखिरी में यूज करोगे। यहाँ पे जीरो दिया है तो पहले इसको यूज किया जाएगा। जो मान दिया होता है इन दोनों में उसको हमेशा लास्ट में यूज करते हैं। तो पहले आप ये कंडीशन यूज करोगे। ये कंडीशन क्या थी? थर्ड बाउंड्री कंडीशन, y x कॉमा जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये है बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन लगाओ। अब यहां रखिए, जैसे ही t की जगह जीरो रखोगे तो y x कॉमा जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी। t की वैल्यू जीरो रखो, कौन सा टर्म खत्म होगा? साइन वाला मैम, समेशन ओवर n फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, साइन वाला खत्म हो जाएगा, बचेगा n पाई c t अपॉन l इंटू साइन n पाई x अपॉन l। कौन सी वैल्यू मिलेगी यहां से? an कितना हो जाएगा? जीरो, यानी an की वैल्यू जीरो आ गई। इसको कहा विवेक, फोन अपना म्यूट करो। कहां पुट करेंगे इसको? इस इक्वेशन में जहां से बाउंड्री कंडीशन यूज करना शुरू किया है, तीसरा वाला, ये खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? y x t इज इक्वल टू, an तो खत्म हो गया, समेशन ओवर n फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट bn साइन c n पाई t अपॉन l और साइन n पाई x अपॉन l। इक्वेशन 6। अब बताओ, इतना सारे कर लो, फिर बताओ अब क्या करेंगे इसके बाद। इतना लिख लो पहले सब लोग। इक्वेशन 5 तक तो कॉमन है, हर क्वेश्चन में करना है आपको। इस तक क्लिक करके फिर बताना, और जिसका हो जाए वो मुझे आंसर बोलना। मैं देखूंगी किसी का हुआ है कि नहीं। कोई ऐसा जिसने कर लिया है? सबको दिख रहा है स्क्रीन पर साफ साफ? यस मैम। ठीक है, इक्वेशन 6 तक हो जाए तो बताइएगा सब लोग, जिसका हो जाए। इसके बाद क्या करेंगे? dy by dt at tan equal t equal to 0। हाँ, पहले डेल वाई बाई डेल टी निकालोगे, उसके बाद देखोगे
कि उसमें t की वैल्यू 0 रखने पे क्या मिलेगा। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 6, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 6 विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल t, इधर मिलेगा del y अपॉन del t। जरा बताओ तो राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा। किस चीज का डिफरेंशिएशन होगा, पहले तो ये बताओ। मैम cos का और साइन का होगा, साइन c n pi t का। जो बीच में साइन है, क्योंकि इसी में t दिख रहा है, हाँ इसमें t दिख रहा है और पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, डेल दिख रहा है, यहाँ तो सिर्फ t वाले का होगा। ये दोनों एज इट इज उतर जाएंगे। n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट dn sin n पाई x अपॉन l। पहले पूरे साइन थीटा का रूल लगाओगे तो यहाँ मिलेगा cos c n पाई t अपॉन l। उसके अलावा भी कुछ मिलेगा? यस मैम, c n pi upon l। वेरी गुड, c n पाई अपॉन l, क्योंकि जो t का डिफरेंशिएशन 1 होकर के खत्म हो जाएगा। डेल y अब दोनों तरफ क्या रखा जाएगा, चौथी बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि चौथी बाउंड्री कंडीशन हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास डेल y अपॉन डेल t हो। क्वेश्चन में दिया था तो ये बाउंड्री कंडीशन कि जब डेल y अपॉन डेल t मिल जाएगा हमको, तब उसमें हम t की वैल्यू 0 रखेंगे। अब इसमें एट t इक्वल टू 0, ये है फोर्थ बाउंड्री कंडीशन। ये है इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन बनेगा ये? 7 इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 होगा, इसको मान लो इक्वेशन 7। याद रखना जब bn की वैल्यू निकल जाएगी तो यही रखी जाएगी। लास्ट डेल y अपॉन डेल t की वैल्यू 0 होगी व्हेन t इक्वल टू 0। सॉरी, इसकी वैल्यू दी हुई है b और क्या था, साइन क्यूब पाई x अपॉन l, ये वैल्यू दी हुई है। ठीक, ये है फोर्थ बाउंड्री कंडीशन। तो इधर जैसे ही t रखोगे 0 तो ये मान रखना पड़ेगा b साइन क्यूब पाई x अपॉन l। इधर आओ, इधर t का मान 0 रखोगे तो ये cos वाला टर्म 0 बन के 1 हो जाएगा, तो बचेगा समेशन ओवर n फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट dn आएगा, c n पाई अपॉन l आएगा और साइन n पाई x अपॉन l बचेगा। इतनी चीजें बचेंगी। देखो हेलो मैम, हाँ बेटा बताओ। आंसर है 3bl by 4 pi c sin pi ct by l by 4 3bl by 4 pi c sin pi ct by l sin pi x by l minus dl by 12 pi c sin 3 pi ct by l sin 3 pi x by l। वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही है। मैम कॉमन भी होगा। अब पहले ये बताओ कि क्या दोनों तरफ कंपेयर करने के लिए हम एलिजिबल हैं, मतलब क्या हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों साइड? नो मैम। क्यों नहीं कर सकते हो? वहाँ साइन क्यूब है, वहाँ साइन क्यूब नहीं है ना। हाँ, यहाँ साइन क्यूब है और यहाँ पे साइन नहीं दिख रहा है। तो हमने क्या बताया था कल आपको, बताया था कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता था। जब यहाँ से आप साइन क्यूब थीटा निकालते थे तो 3/4 साइन थीटा आता था माइनस 1/4 साइन 3 थीटा आता था। ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। थीटा की जगह यहाँ क्या दिया हुआ है, पाई x अपॉन l। बस इसी को उठा करके यहाँ पुट कर दो, b ब्रैकेट में 3/4 साइन पाई x अपॉन l माइनस 1/4 साइन 3 थीटा है, तो 3 पाई x
अपॉन एल। ये तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। अब जरा बताओ यहाँ पे हमें n का मान क्या क्या लेना चाहिए, कौन बताएगा? दाहिनी तरफ हम n का मान क्या लें कि हमें साइन पाई n मिले और साइन 3 पाई x बाई n मिले? 1 होना इससे डिसाइड करेंगे। n का मान एक बार 1 लोगे तो साइन पाई x मिलेगा, एक बार n का मान 3 लोगे तो साइन 3 पाई x मिलेगा, बाकी से क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ पे पहले लिखोगे b1 c पाई अपॉन l साइन पाई x अपॉन l प्लस हम 3 लिख दे रहे हैं b2 2c पाई अपॉन l साइन 2 पाई x अपॉन l प्लस b3 3c पाई अपॉन l और साइन 3 पाई x अपॉन l। उसके आगे एंड सो ऑन लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि समेशन जो है वो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक है। अब कंपेयर करोगे, यहाँ पे साइन पाई x बाई l के आगे इतनी वैल्यू है और यहाँ साइन पाई x के आगे क्या है 3b बाई 4। यानी जब कंपेयर किया जाएगा तो आपको मिलेगा b1 c पाई l इज इक्वल टू 3b बाई 4। यहाँ से आप निकालोगे b1 तो b1 आएगा 3bl अपॉन 4 पाई c पहला मान। यहाँ पे 2 पाई x है, यहाँ x है ही नहीं, b2 हो जाएगा 0। यहाँ पे b3 के साथ कितनी वैल्यू है, यहाँ b3 के साथ ये और बाहर से b आ जाएगा, यानी b3 3c पाई अपॉन l की वैल्यू है माइनस b अपॉन 4, विच इम्प्लाइज दैट b3 की वैल्यू माइनस bl अपॉन 12c पाई। अब इतना पहले लिख लो और देख लो, इसमें ना तो मुझे ताकि हम उसको समझा दें। पहले इतना लिख लो पहले सबको। फॉर्मूले नीचे वाले इक्वेशन आई वो बता दीजिए। क्या पूछ रहे हो? किसने पूछा मुझसे? क्या पूछा बताओ तो, मुझे सुनाई नहीं दिया। कौन पूछ रहा था क्या मुझसे? इक्वेशन के नीचे वाले फॉर्मूले के नीचे जो केस बनी है जिसमें आपने फॉर्मूले के नीचे हाँ, अच्छा ये कैसे बना है बेटा, ये बताना है। इसमें अच्छा देखो थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो साइन क्यूब, यहाँ पे थीटा है, यहाँ क्या है पाई एक्स अपॉन एल दिख रहा है। तो आपने क्या किया, इसकी जगह पर b तो आगे लिखोगे ही और साइन क्यूब थीटा की जगह आपने 3/4 साइन लिखे और थीटा कितना था